अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, नया साल भी आने वाला है और क्लासिक एंटरटेनमेंट पे शुरू होने वाली है नए नॉवेल्स की बहार। उसी सिलसिले में आज एक नए सिलसिलेवार नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर करी है अफशान कंवल। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं इस नए नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। हुर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल कि उसे हद से सिवा चाहता है। एक हिजाब तहे इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरे नक्शे कफ पा चाहता है। यही खामोशी कई रंग में ज़ाहिर होगी, और कुछ रोज़ वो के शौक़ खिला चाहता है। रात को मान लिया दिल ने मुक़द्दर, लेकिन रात के हाथ में अब कोई दिया चाहता है। तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी साकी, और तेरी बज़्म से अब कोई उठा चाहता है। इधर मौज़िन ने अज़ान शुरू की और उधर एमल का लगाया गया अलार्म ज़ोर और शोर से बजने लगा। 2 दिन से वो बेइंतहा मसरूफ़ियत के बाइस थक जाती और इसी वजह से 2 दिन से उसकी नमाज क़ज़ा हो रही थी। रात थकन के बावजूद पहले उसने अलार्म सेट किया था, फिर नींद की आगोश में उतरी थी। जल्दी से उठकर उसने नीले रंग के फूलदार शलवार कमीज़ की शिकनें दूर की और नीम व आँखों के साथ बाथरूम में घुस गई। वज़ू के बाद उसने दिलजमई से नमाज अदा की। अपने रब की तारीफ़ और शुक्र के बाद उसके हुजूर दुआओं की अर्ज़ी भेजी। नमाज पढ़ने के बाद वो एक बार फिर ख्वाब नगर की सैर को चल दी थी। दोबारा उसकी आंख दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से खुली थी। उसने हड़बड़ा कर घड़ी देखी जो 11 बजा रही थी। उठ गई शब्बू की बच्ची, बस कर दो। उसने वहीं लेटे लेटे हाँक लगाई। तेज़ी से बिस्तर छोड़ते वो फुर्ती से 15 मिनट में बात लेकर लिबास बदले गीले खुले बालों के साथ अपने रूम से बाहर थी, वरना इस शब्बू की बच्ची ने जलजला ले आना था दरवाज़ा पीट पीट कर। कभी इंसानों की तरह भी जगा लिया करो, वो झंझलाती, जमाई रोकती, ऊंची आवाज़ में बोली और कुर्सी घसीटती छोटी लेकिन स्टाइलिश सी खाने की मेज़ पर बैठ गई जो 4 कुर्सियों पर मुश्तमिल थी। ऊंचा बोलने का मकसद किचन में मौजूद हस्ती को सुनाना था, और इस हस्ती ने उसका एक एक लफ्ज़ बासानी सुन भी लिया था। उसकी नींद तो शावर लेने से भाग गई थी, लेकिन थकन का गलबा अब भी उसके वजूद को घेरे हुए था। उसने सुस्ती से एक और जमाई ली और सर टेबल पर रख लिया। ये लें, गर्मा गर्म चाय पीकर अपनी सुस्ती भगाएं, मैं तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ। और रही आराम से जगाने वाली बात, तो मैं बता दूँ, वो मुझसे नहीं होता। वैसे भी आपके दरवाजे जब तक टूटने पर ना आ जाए, आपने जागना नहीं होता है। आपको उठाना गोया मुर्दे को दोबारा उठाने जैसा है। उसके सामने चाय का मग रखती वो कमर पर हाथ टिकाए हस्बे आदत तेज़ तेज़ बोल रही थी। वो सांवली सी पुरकशिश नकूश की हामिल दरमियानी कद की शबनम हुर्फ शब्बो थी। उसके माँ बाप नहीं थे, चचा के घर पल रही थी। चचा के घर पहले ही 4 बच्चे थे, वहाँ वो एक बोझ की तरह फालतू इजाफा थी। सुबह शाम अपनी चाची की गुर्बत के रोने और ताने सुन सुन कर उसने नौकरी करने की ठानी। एक दिन वो नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई। वाजबी तालीम पर भला कहाँ उसे ढंग की नौकरी मिलती। सुबह से मारी मारी फिर रही थी कि अशफाक साहब को मिल गई। वो ठहरे हमदर्दाना फितरत के नरम दिल इंसान इसके बारे में जानकर फ़ौरन उसे अपने साथ ले आए। तब से वो उनका घर संभाल रही थी। ईमल अपने काम की वजह से कभी दिन को गायब, कभी रात को, कभी कभी तो हफ्तों भी घर से दूर रहती थी। ऐसे में शब्बू का आ जाना किसी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं था। उसके चचा अशफाक साहब से मिलकर इत्मीनान करके उसे यहाँ छोड़ गए। अब वो हर माह बस तनख्वाह लेने आते थे। शब्बू अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल कर बाकी की तनख्वाह उनके हाथ में थमा देती। बकौल उसके, मेरी मेहनत की कमाई है, इन पैसों पर मेरा हक भी तो बनता है।
वरना उसे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। खाना पीना सब घर का था। कपड़े और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें एमल ला देती। पढ़ा उसे अशफाक साहब रहे थे। वो यहाँ खुश थी। उसका दिमाग और ज़बान दोनों ही तेज़ थीं। यही सब देखते एमल और उसके बाबा ने उसे प्राइवेट तालीम जारी रखने को बोला। मैट्रिक तो वो गवर्नमेंट की मेहरबानी से फ्री में कर चुकी थी। आगे पढ़ने का उसे शौक़ तो नहीं था, लेकिन अशफाक साहब की तालीम को लेकर एक लंबे लेक्चर ने उसके दिमाग पर लगे सारे जाले झाड़ दिए। हाल ही में इंटर के पेपर दिए थे उसने। अपनी टर के बाद वो किचन में गायब हो चुकी थी। एमल ने शुक्र अदा करते खुशबूदार इलायची वाली चाय का भरा मग लबों से लगाया और घूंट भरते ही शब्बो को दुआ दी। उसके हाथ में बहुत जायका था। दाल भी बनाती थी तो उंगलियां चाट जाने का दिल करता था। जितनी देर में वो नाश्ता बनाकर लाई, वो चाय का आधा मग खाली कर चुकी थी। आपका नाश्ता हाजिर है। उसके सामने ट्रे रखे वो झुककर बोली, फिर कुर्सी खींचकर उसके साथ ही बैठ गई। तुमने तो दिल खुश कर दिया शब्बू जानी। अपने सामने कड़ी और गरम गरम पराठा देख वो बेपनाह खुशी का इजहार करती हुई बोली। वो छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाने वाली लड़की थी और इसी तरह कोई छोटी सी बात उसे गमगीन भी कर देती थी। जिंदगी की तल्ख हकीकतों ने जहाँ उसे बहादुर बनाया था, वहीं अपनों को लेकर वो बहुत कमज़ोर हो जाती थी। मैंने कल इतनी मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए कड़ी चावल बनाए और आप इतना लेट आईं। वो मुंह फुलाए सीने पर बाजू लपेटे न रूठे लहजे में उससे शिकवा करती हुई बोली, यार पता तो है तुम्हें मेरे काम का, देर सवेर हो जाती है। रात नहीं खाया तो क्या हुआ, अभी तो खा रही हूँ ना। और वैसे भी बासी कड़ी पराठे के साथ खाने का अपना अलग ही मज़ा है। अब्बा और शुजा कहाँ हैं? रग़बत से नाशा करती वो उसके शिकवे के जवाब में बोलती आखिर में अशफाक साहब और अपने भाई का पूछने लगी। वो दोनों तो बराबर वाले अमीन अंकल के घर गए हैं। कल से उनकी तबीयत ख़राब है। बीवी से छुपकर कल पूरा ब्रोस्ट उड़ा लिया। उसके बाद ही बीपी हाई हो गया। आधी रात को भागम भाग उन्हें अस्पताल लेकर गए। कुछ देर पहले ही लौटे हैं। बाबा जा रहे थे तो साथ शुजा भी चला गया। उसने तफसील से सारी बात उसके गोश गुजार की। अलबत्ता शुजा के नाम पर उसके गाल ब्लश करने लगे थे और पलकें भारी होकर झुक गई थीं। उसकी जानिब बगौर देखती एमल उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखते मुस्कुराकर चाय का कप लबों से लगा गई। अल्लाह उन्हें सेहत दे। वैसे दवा से अच्छा परहेज़ होता है, क्योंकि उससे ना आप बीमार पड़ते हैं और ना आपके करीबी रिश्ते परेशान होते हैं। खैर तुम ये बताओ, कल तुम्हारा पेपर था, कैसा हुआ? वो नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए टिश्यू से मुंह साफ करती अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। अब्बा ने तैयारी करवाई थी तो सोचने पर कैसा गया होगा मेरा। वो आंखें पटपटा कर बोली, यानी मैं तुम्हारा अच्छा सा गिफ्ट रेडी रखूं? वो भी उसी की तरह आंखें पटपटा कर बोली तो शब्बो का मुंह हैरत की ज़्यादती की वजह से खुल गया। वो मुस्कुराकर बात कर लेती थी, लेकिन उसने कभी एमल को शरारत करते नहीं देखा था। आज यकीनन वो खुश थी। अपनी खुशी की वजह जल्दी से बताएं। वो उसका हाथ थामे पुरजोश सी बोली। उसके इतना दुरुस्त अंदाज़ा लगाने पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। कितने अरसे बाद उसकी शफाफ हंसी की झंकार इन दरो दीवार ने सुनी थी। शब्बों के साथ साथ वो भी मबहूत रह गए थे। वो हंसते हुए गले पर हाथ रख लेती थी। इस वक्त भी वो गले पर हाथ रखे चेहरा ऊंचा किए हंस रही थी। उसके सफ़ेद मोतियों की तरह चमकते दांत, गुलाबी कटावदार लब, छोटी सी नाक, सुर्ख अनार के जैसे उसके गाल, लंबी खमदार पलकें, लाइट ग्रीन आँखें जिसमें ब्लैक शेड आता था, उसकी थोड़ी का खम ब्राउन बाल जिनमें कुदरती कर्ल्स थे। ये सब मिलकर उसे हसीन दोशीज़ा बनाते थे। जो एक बार देख लेता ठिठक जाता, ठहर जाता। वो किसी शायर की गज़ल थी, मुसव्विर का हसीन शाहकार, या फिर कुदरत की नायाब तख्लीक। इस वक्त भी उसके चेहरे के अतराफ बिखरे खुशी के रंग अजब बहार दिखला रहे थे। वो थोड़ा सा भी हंस देती थी तो उसकी आंखों से पानी बह निकलता था। इस वक्त तो वो खिलखिला रही थी। शफाफ ग्रीन आंखों से पानी मोतियों की सूरत बह रहा था। शबनम उस दिल फरेब मंजर को देखकर मबहूत हो गई। वो अपने गाल पर हाथ रखे मुसलसल टिकटिकी बांधे कुदरत के शाहकार को देख दिल ही दिल में सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कह रही थी। एमल ने दोनों हाथों से अपना गीला चेहरा साफ करके बात शुरू की। रात को शुजा के डॉक्टर की कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि उनकी अमेरिका के सबसे बड़े सर्जन स्मिथ से बात हुई है।
उन्होंने शुजा की तमाम रिपोर्ट देखी हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद शुजा हम लोगों की तरह चलने फिरने लगेगा। मसनूई टांग का तो पहले ही फाइनल है। मैं ये खबर रात को सुना देती, लेकिन 2 बजे अच्छा नहीं लगता था तुम लोगों को जगाना। फजर के वक्त उठी, लेकिन थकन इतनी ज़्यादा थी कि नमाज़ पढ़ते ही सो गई। अब देखो, इतनी बड़ी खुशी की खबर है और दोनों हज़रात ही गायब हैं। वो खुशी और जोश से बताते हुए एकदम खामोश हो गई, क्योंकि शब्बो हाथों में चेहरा छुपाए शिद्दत से रोती थी। शबनम, रो क्यों रही हो यार? खुशी की खबर पर कोई यूँ रिएक्ट करता है? वो उसे मसनूई आंखें दिखाते डपट कर बोली। जानती थी कि वो पगली दिल ही दिल में शुजा को चाहने लगी है। मैं जब इस घर में आई तो मैं हैरान थी कि 3 लोगों के होते हुए घर में इतनी खामोशी कैसे। फिर मेरी तेज़ आवाज़ ने आपके घर पर छाई खामोशी को चटका दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरारें गहरी होने लगीं और वो खामोशी टूटकर बिखर गई। वो बोलते हुए एकदम खामोश हुई। शायद आंसुओं का गोला उसके हलक में फंस गया था। जानती हो, इस हादसे के बाद शुजा अंदर से टूट चुका था। वो एक तरह से खुद को इस हादसे का कसूरवार मानता था। उसकी यूं टूटी बिखरी हालत देखकर अब्बा और मैं डर गए थे। लेकिन तुम आई तो तुम्हारे आने से हमारे घर रौनक आ गई। तुम्हारी शोखी, तुम्हारा तेज़ बोलना, शुजा से बात बात पर लड़ना, उसे बोलने के लिए उकसाना, तुम्हारी मेहनत थी जो शुजा अपने खौल से बाहर निकल आया और नॉर्मल होने लगा। जो काम मेरी और अब्बा की मोहब्बत और तवज्जो ना कर सकी, वो काम तुम्हारी तवज्जो और दोस्ती ने कर दिया। तुमने उसकी झिड़कियाँ सुनी, डांटें खाईं, लेकिन हार नहीं मानी। और देख लो, आज शुजा का रवैया बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, यह हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मुझे मालूम है शुजा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, और इससे भी बढ़कर ये कि तुम हमारी ज़िंदगियों का लाजमी जुज़ हो। तुम हमारी ज़िंदगी की ऑक्सीजन हो, जिसके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। वो मोहब्बत भरे लहजे में उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे मुस्कुरा कर बोल रही थी। उसकी आखिरी बात पर शब्बो झेप कर मुस्कुरा दी। मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखे भराए हुए लहजे में बोली। पागल हो पूरी, आंसू साफ करो। अपने सामने पड़े टिश्यू बॉक्स से कई टिश्यू निकालकर ईमल ने उसकी तरफ बढ़ाए। वो सू सू करती अपनी आंखें और चेहरा साफ करने लगी। रोने से उसकी गहरी काली आंखों की चमक बढ़ गई थी। मैं रेडी होने जा रही हूँ, अभी तुम्हें इन दोनों को कुछ भी नहीं बताना है। आज मैं जल्दी आ जाऊँगी, फिर मिलकर सरप्राइज़ देंगे। वो उसका गाल थपथपा कर बोली। डिनर घर पर करेंगी? उसने जाती ईमल से पूछा। डिनर का वादा नहीं करती, लेकिन हाँ, रात की चाय साथ पियेंगे। वो रुक कर मुड़े बगैर हाथ हिलाकर बोली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शबनम भी सर हिलाती उठी और नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। उसे अभी लंच की तैयारी भी करनी थी, वरना शुजा ने आते ही शोर डाल देना था। अशफाक साहब आज़ाद कश्मीर के एक गांव के रहने वाले थे। उनके अब्बा ज़मींदार थे। उनके वहाँ कुछ ज़मीनें और बागात भी थे। उनके दोनों बड़े भाइयों ने वाजबी तालीम हासिल की थी, जबकि अशफाक साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उनके अब्बा जी ने भी पढ़ने दिया कि चलो, बड़े दोनों ज़्यादा ना पढ़ पाए, लेकिन छोटे को शौक़ है तो पढ़ ले। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ कराची में एक जानने वाले की मदद से प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरार लग गए। अकेले रहने में उन्हें यहाँ काफ़ी परेशानी होती थी। बाहर से खाने की वजह से अक्सर ही पेट खराब हो जाता। इसीलिए इस दफ़ा जब वो छुट्टियों पर घर गए तो उनकी माँ जी ने अपनी भांजी सरवत से उनकी शादी करवा दी। उनके अब्बा ने उनके हिस्से के पैसों से शहर में एक मुनासिब जगह देखकर घर खरीद दिया। अशफाक साहब की ज़िंदगी सरवत बेगम की संगत में बहुत अच्छी गुजर रही थी। 2-4 महीने में वो लोग कश्मीर का चक्कर लगा लेते थे। फिर वक्त गुजरता गया और ज़िंदगी बदल गई। उनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ बाप नहीं रहे तो उनके और भाइयों के बीच भी फासले आने लगे। इस दौरान वो 2 बच्चों के बाप बन चुके थे। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम ईमल और उससे छोटे बेटे का नाम शुजा रखा। उनके दोनों बच्चे माशाल्लाह बचपन से ही सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींचते थे। अल्लाह ने उन्हें माँ बाप दोनों का हुस्न यकजा करके उनके दोनों बच्चों को दिया था। जो भी उन्हें देखता एक पल को ठहर जाता। ईमल यूनी और शुजा कॉलेज में था जब एक हादसे ने उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी। शुजा ने ज़िद करके बाइक खरीदी थी। अब अम्मा को कोई काम भी होता तो वो उसी के साथ जाती थी। उस दिन भी वो शुजा के साथ ग्रॉसरी के लिए निकली थी
कि एक तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने उनकी बाइक को पीछे से हिट किया। सरवत बेगम तो मौके पर ही जा बहक हो गई। अलबत्ता शुजा की हालत बहुत ख़राब थी। वो लोग तो सरवत बेगम के जाने का गम भी ठीक तरह ना मना पाए थे। शुजा की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर कर के उन दोनों बाप बेटी ने दिन रात एक कर दिए। 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई, वो भी इस खबर के साथ कि उसकी एक टांग ज़ाया हो चुकी है और बैक पर शदीद चोट की वजह से शायद अब वो ना चल सके। उस वक्त उनके लिए यही बहुत था कि वो जिंदा उनकी आंखों के सामने है। दोनों अपने रब के सामने सजदा शुक्र अदा करने लगे। 6 माह लगे थे उसके ज़ख्म ठीक होने में, लेकिन रूह के ज़ख्म अब भी मौजूद थे। अशफाक साहब की जमा पूंजी सब उसके इलाज पर लग गई। घर के हालात देखकर एमन नौकरी का सोचने लगी। दूसरा, उसे शुजा के इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की अशद ज़रूरत थी। यूनी में उसकी जुल्फ़ी नामी लड़के से अच्छी सलाम दुआ थी। वो अक्सर छुट्टी करता, पर अपना नामुकम्मल काम एमल से ले लेता। जब उसे एमल की परेशानी का इल्म हुआ तो उसने उसे काम की ऑफ़र दी। उसके डैड एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और जुल्फ़ी उन्हें असिस्ट करता था। वो अपनी न्यू फिल्म शुरू करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें फ्रेश चेहरा चाहिए था। एमन ने अशफाक साहब से बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसने जुल्फ़ी को बताया तो वो अपने डैड के साथ उनके घर आ गया। उसके डैड ने उन्हें अच्छी तरह मुतमईन किया और यूं वो एमल से पारस बन गई। पारस उसका फिल्मी नाम था। शूट के दौरान ही उसे एड्स की ऑफ़र्स भी आने लगी, जो उसने जुल्फ़ी के मशवरे पर कबूल कर ली। उसका लाइफ स्टाइल बदला तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अपना घर किराए पर चढ़ाकर वो लोग जुल्फ़ी के डैड के एक लग्जरी फ्लैट में आ गए। इस दौरान शुजा सिर्फ खामोश रहा था। वैसे भी उस हादसे के बाद उसे चुप लग गई थी। इन्हीं दिनों उन्हें शबनम मिली। उसकी वजह से ही उनकी ठहरी हुई जिंदगियों में कुछ हलचल हुई थी। एमल मुसलसल कोशिशों में थी कि किसी तरह शुजा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जिंदगी अभी तक इसी तरह रवा दवा थी। साले कुत्ते, खाता मेरा है और वफादारी बड़े सरकार की करता है। बोल, क्या करूं तेरे साथ? बता, कुत्तों के आगे डालूं या उल्टा लटकाकर मिर्च की धोनी दूं? वो ज़मीन पर पड़े बंदे के करीब पंजों के बल बैठा। उसका गिरेबान पकड़े बोल नहीं रहा था, बल्कि गुर्रा रहा था, जबकि बाकी सारे बंदे खड़े थर थर काँप रहे थे। उसका पुरजलाल अंदाज देख सबकी रूह फना हो रही थी। वो बहनाम लाशारी था, वफादारी पर इनाम देने वाला और गद्दारी पर जिस्म से जान निकाल लेने वाला। छोटे सरकार, माफ़ कर दें, गलती हो गई। बड़े सरकार ने कहा था कि मैं आप पर नज़र रखूं और पल पल की खबर आप तक पहुंचाऊं। वो हाथ जोड़े गिड़गिड़ा कर बोला, साले, वो अगर मुझे मारने का हुक्म देंगे तो तू मुझे गोली मारेगा या जहर देगा? बोल, बोलता क्यों नहीं? वो उसके गले पर दबाव बढ़ाते हुए धाड़ा तो आसपास खड़े सारे मुलाजिम डर कर उछल पड़े। नहीं सरकार, मैं मर जाता मगर ऐसा कभी नहीं करता। उन्हें खबर देना भी मेरी मजबूरी थी जी, वरना मैं कभी नमक हरामी ना करता। गुलजारो कतार रोते घिघिया कर बोला, क्या मजबूरी थी? वो भी फूट मुँह से। गला छोड़कर वो उसका मुंह दबोचे सर्द लहजे में गुर्राया, साईं सरकार, अगर मैं आपकी खबरें उन तक ना पहुंचाता तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देते। मैं डर गया था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताता था। बस उतनी ही खबर पहुंचाता जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंच सके। वो अटक अटक कर खौफज़दा लहजे में कह रहा था। मैं क्यों तुम्हारी बकवास पर एतबार करूं? उसने खूंखार अंदाज में घूर कर कहा। छोड़ दें साईं सरकार, वो बेचारा ठीक बोल रहा है। मैं सारी मालूमात ले चुका हूँ। उसके ख़ास बंदे साकी ने उसके नज़दीक आते हुए संजीदगी से बताया। कैसे पता चला? गुस्से में अपनी लाल सुर्ख आंखों से वो उसे घूरते हुए सफसार करने लगा। साईं सरकार, मेरा एक ख़ास बंदा हमेशा बड़े सरकार के साथ होता है। वो सर झुकाए मुअद्दब सा बोला। उसकी बात सुनते बहनाम लाशारी ने जानदार कहका लगाया और उठ खड़ा हुआ। साकी ने बंदों को इशारा दिया तो वो नीचे पड़े सलीम को उठाए फ़ौरन रफू चक्कर हो गए। बाबा साकी साईं, तू है बड़ा चालाक, तभी मैं कहूँ कि तुझे उनका इतना अता पता कैसे रहता है। वो खुशगवार मूड में कंधे की चादर झटकता उसे दोबारा कंधे पर डालते हुए गोया हुआ। सरकार, दुश्मन की खबर रखनी पड़ती है, वरना हम तो बेखबरी में मारे जाएं। इसी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने आपके बाबा सरकार की भी जान ली।
और न जाने कितनों को सपाकी से मौत के घाट उतार दिया। वो सर्दो सपाट तासुरात के साथ गुस्सा जब्त किए बोल रहा था। उसकी बात सुनते बहनाम लाशारी के चेहरे के अजलात तन गए और माथे की रगें उभर गईं। तुम सलीम से कहो उन तक मेरी खबर पहुंचाता रहे, लेकिन उतनी ही जितनी मैं कहूँ, ताकि उन्हें शक ना पड़े और वो मुतमईन रहें। दुश्मन को इत्मीनान की मौत मारने में जो मज़ा है ना, वो सामने खड़े होकर गोली मारने में भी नहीं है। वैसे भी मेरे बाबा एक नेक और मासूम इंसान थे जो धोखा खा गए, पर मैं ना तो नेक हूँ और ना मासूम, बल्कि बहुत बड़ा कमीना हूँ। उन्हें इसी धोखे का मज़ा चखाऊंगा। मुझों को ताव देते वो सफाकी से बोला, सरकार साईं, फिर भी एहतियात बड़ी ज़रूरी है। आपको इस तरह गाँव नहीं आना चाहिए था। मैं सब देख रहा हूँ, हर चीज़ पर मेरी नज़र है। बड़े सरकार अगर छींक भी मारें तो मेरे बंदे खबर मुझ तक पहुँचा देते हैं। जहाँ तक रही सलीम की बात, तो वो वाकई आपका वफ़ादार है। उसने उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बताया, और जितना बताया वो उनके किसी काम का नहीं। हर इंसान की पहली तरजीह उसका ख़ानदान होता है। उस बेचारे ने तो फिर भी आपसे मुकम्मल गद्दारी नहीं की। अपने ख़ानदान की बजाय उसे नमक हलाली को पहली तरजीह दी है। आप भी गुस्सा थूकें और यहाँ से निकलने की करें। मैं नहीं चाहता कि बड़ी सरकार को आपके यहाँ आने की भनक भी पड़े, वरना उनके कान खड़े हो जाएंगे। वो उसे समझाते हुए संजीदगी से बोल रहा था, जबकि बहनाम लाशारी पुष्ट पर हाथ बांधे पुरसोच अंदाज में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। साकी साईं, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब उनकी बारी है। तुम उन तक खबर पहुँचाओ कि मैं बहुत जल्द गाँव आने वाला हूँ। वह एहतशाम भाई को इस दफ़ा इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं, तो लाजमी उन्हें मेरी सपोर्ट चाहिए होगी। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा मैं वहाँ गया तो वो मुझे एक दामाद की हैसियत से प्रोटोकॉल देंगे। वो सर्द अंदाज में बोलता साकी को चौंका गया था। दामाद? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ, दामाद। अब उनकी कोशिश होगी कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें, और हम भी तो यही चाहते हैं। वो उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े उसे घूर कर बोला, तो वो गड़बड़ा कर नज़रें झुका गया। साकी साईं, तुम्हारा ये घन्नापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो माथे पर बल लिए उसे तंबी करते घूर कर बोला, बेवजह बेसबब इतनी बेरुखी अच्छी बात तो नहीं है। वो विसाखता कह तो गया, लेकिन फिर जल्दी से दांतों पर दांत जमाए ज़ोर से आंखें मीच गया। इस गुस्ताखी पर मुकाबिल का करारा झापड़ या फिर पुरजोर पंच भी पड़ सकता था, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद भी कोई ऐसा रिएक्शन ना आया तो उसने डरते डरते आंखें खोली। बहनाम लाशारी अपने लंबे चौड़े वजूद के साथ सीने पर बाजू लपेटे चेहरे पर सर ताज सुरात लिए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। साकी एकदम छिप कर गत्ती सहलाने लगा। अच्छा, अब घर चलो। क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? अम्मा सरकार हमारी राह देख रही होंगी। वो हस्बे आदत चादर कांधे से उतार कर झटकता वापस कांधे पर रखते हुए सर्द बारोब अंदाज में बोला और पैरों की धमक पैदा करता आगे बढ़ गया। साकी भी शराफत से हाथ बांधे उसके पीछे पीछे चल दिया था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको नए नॉवेल की ये फर्स्ट एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। और आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।